यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक ऐसा कानून जिसमें जाति, धर्म इस सब के आधार पर कोई बंटवारा नहीं होगा। यानी किसी भी तरीके से आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, किसी भी पंथ के मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन शादी, ब्याह, तलाक, बच्चे को गोद लेना, इसके अलावा इनहेरिटेंस या फिर मैं कहूँ विरासत, ज़मीन जायदाद के जो विरासत का मामला है, उस सब में एक ही लॉ अप्लाई होगा। अब यहाँ खुशी ये ज़ाहिर की जा रही है तमाम जगह, अगर आप देखें तमाम सोशल मीडिया पे कि देखिए पहले हमने आपसे 3 तलाक का अधिकार छीन लिया, मुस्लिम पुरुषों से पहले 3 तलाक का अधिकार छीन लिया और अब 4 बीवियों का अधिकार भी छीन लेंगे। तो या तो मुस्लिम पुरुषों से 4 बीवी से शादी करने का अधिकार छीना जाएगा या फिर जो गैर मुस्लिम हैं यानी कि हिंदू हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, उनको 4 बीवियों का अधिकार मिलेगा। अब मन में कुछ लड्डू तो ज़रूर फूट रहा होगा कि चलिए 4 बीवी का अधिकार हमें मिल जाएगा। ये सवाल मत पूछिए कि 4 बीवियों का खर्चा कौन उठाएगा, 4 बीवियों से जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनको खाना कौन खिलाएगा, इसके अलावा उनको स्कूल कौन भेजेगा, जब वो बड़े होंगे तो उनकी नौकरी का इंतज़ाम कैसा होगा। जैसे मैंने कहा कि अब्दुल परेशान है, बस इतना काफ़ी है, इतना सुख मिलता रहे। Let me ask you one more question about intent. Many people feel that in raising this issue, what the Prime Minister is doing, and maybe even more the BJP around him, is to target Muslims on the issue of polygamy, forgetting, perhaps even deliberately forgetting, that government surveys have shown that polygamy is far more prevalent amongst Hindus than Muslims. Is this therefore a dog whistle? लोग सोचते हैं हम 5 हमारे 25, मुसलमान 25-25 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 4-4 शादियां कर रहे हैं। ये पूरे भारत में पॉलीगैमी के जो की स्टैटिस्टिक्स है उससे साबित हो चुका है कि ये सही नहीं है। फर्टिलिटी रेट और बाकी चीज़ों से साबित हो चुका है कि मुसलमान अब ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह प्रचार बना हुआ है, ज्यों कहते हो, क्योंकि हम इस पर विश्वास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम विश्वास करें और जो हमारे आंख के आगे हो रहा है उस पर हम विचार नहीं करते। जैसे यह गलतफहमी हिंदुओं को है कि हिंदू तो पहले ही प्रगतिशील हैं, है ना, जबकि बाल विवाह या पॉलीगैमी भी हिंदुओं में ज्यादा है। मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने वादा किया, हाँ इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अब बात चल रही है कि साहब कॉमन सिविल कोड लाया जाएगा, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कहें कि ये नहीं आना चाहिए, मुनासिब नहीं है, बस इतनी सी बात। अगर सिस्टम ऐसा बना दिया जाए कि क्रिमिनल जस्टिस जो है, सिस्टम जो है उसमें शरीयत के मुताबिक होने लगे तो हम उसको और ज्यादा वेलकम करेंगे। वो तो हमने मजबूरी में छोड़ा है उसको भी, और आपने उसको भी मजबूरी, जैसे अभी ट्रिपल तलाक वाला कानून बन गया तो मजबूर है, छोड़ दिया उसे, क्या करेंगे जी, क्या करेंगे। ऐसी उसको भी मजबूरी में छेड़ा है, ये नहीं है कि अपने शौक से छोड़ा है कि जो क्रिमिनल तो सबके लिए एक जैसा कर दो। पर्सनल लॉ में जो है वो हमें ये 3-4 चीजें तो मिली हुई हैं, वो छोटी छोटी हैं 3-4 चीजें, कोई बड़ी चीज नहीं मिली हुई है ऐसी। और ले भी लेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, माफी के साथ। आप चाह रहे शरीयत से देश चले, आप चाह रहे शरीयत ऐसे तो फिर सबके लिए धर्म के आधार पर कानून हो जाएंगे, तो फिर शरीयत तो कानून से ही चलेगा ना। आप यहाँ इस मंच पर बैठे हुए टीवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि क्रिमिनल लॉ में शरीयत लागू कर दें। कितने खतरनाक मंसूबे हैं आपके। आप इसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। आप सभी को राम राम। आज के पॉडकास्ट में हम प्रशांत जी के साथ फिर से इकट्ठे हुए हैं और एक मुद्दा जो इंटरनेट पे छाया हुआ है वो है UCC यानी समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसको लेकर के बहुत सारी चर्चा, बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारे भय, बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं और हमने सोचा कि प्रशांत जी से बात की जाए इस पे, प्रशांत जी के क्या विचार हैं इस पे, और उस चर्चा के बहाने हम बहुत सारे जो आशंकाएं हैं उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उसका मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक नियम होगा। और वो किस चीज़ का नियम होगा? तो वो नियम होगा कि सभी समुदायों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत और गोद लेने के जो नियम हैं वो एक होंगे। ये 5 ही चीज़ें हैं उसमें। चूँकि अलग अलग
संप्रदायों में, धर्मों में, वर्गों में, जाति में उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क है, कुछ में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो जब उनमें किसी तरह का कोई विवाद होता है और वो अदालत में पहुंचते हैं तो उसके निपटारे में बड़ी समस्या आती है। कई बार अंतरजातीय विवाह होते हैं, अंतरधार्मिक विवाह होते हैं, तो उसमें कौन सा पक्ष जो है अपने हिसाब से सही है, गलत है, तो इसमें एक समान नागरिक संहिता लाने का सरकार का प्रयास है। अब इसमें प्रशांत जी, संविधान क्या कहता है हमारा? मतलब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संवैधानिक विचार है या ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये इनको ऐसा लगता है? हमारे कुछ वामपंथी जो मित्र हैं वो बेचारे यूट्यूब पे ये आशंका व्यक्त कर रहे थे कि चूंकि राम मंदिर का कोई प्रभाव रहा नहीं हिंदू समुदाय पे और आप चुनाव हार सकते हैं, ऐसा मोदी जी को लग रहा है, तो अब ये यूसीसी लेके आए ताकि हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ भड़का के वो ये चुनाव अपना बचा सके। कि देश में और भी मुद्दे हैं, आप बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे, आप विकास पे बात नहीं कर रहे। मोदी सरकार के पास पिछले 10 साल में दिखाने के लिए कोई अचीवमेंट नहीं है, इसलिए वो भटका रही है लोगों को। तो अब ये यूसीसी नाम का झुंझुना पकड़ा दिया। मैं समझता हूँ कि इस बात का उत्तर कोई भी सामान्य व्यक्ति दे सकता है। 2024 के चुनावों की दिशा क्या है, ये पल्स को एक सामान्य आदमी भी महसूस कर रहा है। और दूसरा प्रशांत जी, ये क्या ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा है? यूसीसी कोशिश की जा रही है कि वह हिंदू मुस्लिम मुद्दा बन जाए, क्योंकि परंतु मैं वास्तव में ये तो संविधान का मुद्दा है। संविधान का मुद्दा है। मैं जो परिभाषा पढ़ रहा हूँ, जो परिभाषा कह रही है वो तो कह रही है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग। तो क्या इस देश में केवल हिंदू और मुसलमान ही रहते हैं क्या, और कोई रहता नहीं है क्या? ये खतरनाक खेल फिर से खेला जा रहा है। वास्तव में इतिहास में अनेक ऐसे अवसर आए जब समाज में एक बेहतर समन्वय की स्थिति बन सकती थी और इसी प्रकार के षड्यंत्र और इसी प्रकार के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलाकर बहुत अच्छे मौक़ों को खोया गया। जब राम जन्मभूमि को लेकर सारा मामला चल रहा था और स्वाभाविक रूप से जनमानस में यह बात थी, प्रमाण सामने आ रहे थे, इतिहासकार कह रहे थे, पुराने रिकॉर्ड्स ये बात कह रहे थे कि वहाँ पर हजारों वर्षों से भगवान राम का जन्म स्थान है, इस नाते हिंदू समाज वहाँ पूजन करता है। तो मुस्लिमों के अंदर भी एक मंथन शुरू हुआ और कई मुस्लिम विद्वानों ने उस समय भी ये कहना शुरू किया कि भाई हम इसको देने पर विचार क्यों नहीं करते। उस समय भी इसी प्रकार की थ्योरीज लेकर इस प्रकार के लोग, जिसमें वामपंथियों की मुख्य भूमिका थी, वह सामने आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम साबित कर देंगे कि यह राम जन्मभूमि नहीं। और वह कार्रवाई को भटकाते रहे, अटकाते रहे और समाज में विद्वेष पैदा करने का काम करते रहे। तो अभी भी आपको लग रहा है कि यूसीसी में भी वो वैसा ही कुछ? यही हो रहा है। जो आपने सवाल किया कि ये किसी पार्टी का या किसी संगठन का विषय है, तो यह तो संविधान का विषय है। संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व जो हैं, उनमें जब ये कहा गया है कि भारत की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड भारत के भूभाग में लागू करने के लिए प्रयास करेगी, तो ये किसी पार्टी का विषय कैसे हो सकता है? देखिए, पार्टी का विषय इसलिए कि अभी 2024 का चुनाव है, अभी क्यों लागू करना है भारतीय जनता पार्टी को? तो कभी ना कभी तो लागू करना चाहिए। अब वो टाइमिंग क्या है, वो क्यों कर रहे हैं, इस पर जो लागू करने वाले हैं वो करेंगे। वैसे अभी एक राज्य में आ रहा है, सारे देश में तो आया नहीं है, वैसे भी राज्यों को इसको अपने यहाँ पर लागू करना है। अब ये इस प्रकार की हास्यास्पद बातें भी लेकर आना कि अब राम जन्मभूमि का जो विषय हुआ उसका कोई समाज में असर नहीं, तो सारे समाज में उसका असर दिखा है। ये 22 तारीख और उसके आसपास यही लोग कह रहे थे और ये कांग्रेस को कोस रहे थे, क्योंकि ये कांग्रेस के स्वनियुक्त सलाहकार हैं।
तो ये कांग्रेस को कोस रहे थे कि आप क्यों नहीं जा रहे हो 22 तारीख के कार्यक्रम में, और इससे आपको बहुत नुकसान होने वाला है इत्यादि। अब वो उसको 10 दिन बीते नहीं कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इसका कोई असर नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। तो इस प्रकार किसी बात में उसके मुख्य मुद्दे से भटककर इधर उधर की बातें करना और समाज में वातावरण खराब करना, मैं कहता हूँ चलिए भारतीय जनता पार्टी मान लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दे सकती है, सरकार के पास उसका उत्तर होगा, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि वो चुनावों को देख कर ला रहे हैं, लेकिन विषय तो संविधान का है ना, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। और अभी नहीं तो कब, आज़ादी के इतने सालों बाद अभी भी हम इस पर विचार करने को तैयार नहीं है, तो वह सही समय कब आएगा। हर समुदाय में, हर धर्म में विवाह करने के अपने तौर तरीके हैं। अब सरकार उनके बेडरूम में भी घुस रही है, वो सरकार बताएगी कि शादी कैसे करो, और भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा किसी को ये बताने से कि भाई आप विवाह कैसे करो, और अभी जो विवाह हो रहा हो उससे क्या दिक्कत है। सवाल विवाह कैसे करो का नहीं है, सवाल किन्हीं की मान्यताओं का भी नहीं है, सवाल है उन महिलाओं और बच्चों का जो इस व्यवस्था के कारण पीसे जाते हैं। दिक्कत ये है कि सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग महिला को महिला ना मानकर मुस्लिम महिला मानते हैं, और उसके बाद उसके अधिकारों की तरफ से आंख मूंद लेते हैं। एक यह भी होता है कि भाई मुस्लिम महिलाएं मांग उठाएंगी तो मुस्लिम महिलाएं तो मांग उठा रही, और अगर कोई अपनी मांग नहीं उठा पाएगा तो क्या उसे न्याय नहीं दिलाया जाएगा। बच्चों के अधिकारों के लिए कानून बनाए गए, बच्चे अपनी मांग नहीं उठा सकते, तो क्या बच्चों के लिए कानून नहीं बने, और क्या कानून नहीं बनना चाहिए। तो ये क्या पूरा कानून जो है यूसीसी का, ये केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए आ रहा है? ये तो सभी के लिए आ रहा है, ये कॉमन सिविल कोड है। ये अभी जब ये कह रहे हैं कि हिंदू समाज में भी बहुविवाह है, कई स्थान पर है, पॉलीगमी है, तो फिर ये मुस्लिमों के लिए कैसे अकेला है। तो हिंदू समाज में पॉलीगमी है, क्योंकि मैं एक सज्जन को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज से ज़्यादा पॉलीगमी यानी एक से ज़्यादा पत्नी रखने की प्रथा हिंदुओं में है। तब तो वो अपनी बात को खुद ही काट रहे हैं ना। अगर उनके इन आंकड़ों को सही माना जाए कि हिंदू समाज में ज़्यादा पॉलीगमी है, तब फिर ये एंटी मुस्लिम कैसे हुआ, तब तो फिर इसको एंटी हिंदू कहना चाहिए पहले। क्योंकि बड़ी मज़ेदार, मेरे को कभी कभी हंसी आती है कि वो जो अपने प्रोफेसर साहब हैं यूनिवर्सिटी के, वो जब किसी चैनल पे आते हैं, इनिशियल डिस्कशन सुन के लगेगा कि भाई मतलब प्रोफेसर बोल रहा है तो कुछ समझदारी की बात करेगा, और अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद समझ में आया कि भाई ये तो पॉलीगैमी का सपोर्ट में बात कर रहे हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर एसटी में पॉलीगैमी है तो मुसलमान भी अगर कर रहा है तो आपको तकलीफ क्या है। तो सीधा जवाब यही इनसे मांगा जाना चाहिए, तो क्या आप पॉलीगैमी का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं जब उनकी बात सुनता हूँ कि भाई हिंदू समाज में भी पॉलीगैमी है, मैंने तो अपने आसपास पॉलीगैमी हिंदू समाज में अभी तो नहीं देखी। पुराने किस्से जरूर सुने हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हम गुजराती, हमारे गुजरात में भी मतलब ऐसा बोला जाता था कि वो उनकी पहली पत्नी का बच्चा है, वो उनकी दूसरी, एक 4-5 जनरेशन पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन अभी रिसेंट रिकॉर्ड में तो मैंने नहीं सुना। लेकिन वो लोग कह रहे हैं सरकारी आंकड़े हिंदुओं में पॉलीगैमी के मुसलमानों से ज़्यादा है, मान लेते हैं। ये तो इसका मतलब है कि फिर उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए। और हम मान लेते हैं कि जब यूसीसी आएगा तो हिंदू नाराज हो जाएंगे मोदी जी से, क्योंकि पॉलीगैमी नहीं करने देंगे मोदी जी उनको। मुसलमान तो नाराज हो ही जाएंगे मोदी जी से, क्योंकि पॉलीगैमी नहीं करने देंगे वो उनको, तो मोदी जी चुनाव हार जाएंगे। तब तो इन्हें प्रसन्न होना चाहिए। तो ये क्योंकि एजेंडा तो वो एक ही बनाए हुए है ना कि वर्तमान सरकार जो है वह सत्ता से बाहर हो। मेरा कहना है आप राजनीतिक विरोध करिए, लेकिन कहीं तो सकारात्मक चर्चा के लिए स्थान रखें। तो इसमें ये कानून आने से पॉलीगैमी गैर कानूनी हो जाएगी। निश्चित रूप से पॉलीगैमी गैर कानूनी हो जाएगी। तो प्रशांत जी, पॉलीगैमी तो मैंने सुना है कि शेड्यूल ट्राइब्स में भी है। क्या शेड्यूल ट्राइब्स को भी आप सोच रहे हैं कि रोका जाएगा?
तो इस कानून के तहत? वर्तमान में उनको इस दायरे से बाहर रखा गया है और संविधान निर्माताओं ने इसमें बड़ी गंभीरता से विचार किया था और ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न भी है जो आपने उठाया है। जब संविधान हमारा बना और संविधान जिन्होंने बनाया वो दूरदर्शी लोग थे, तो ये उस समय विचार किया गया कि हम जो आधुनिक कानून या नई व्यवस्था ला रहे हैं इसे सब कोई समझ सकेंगे क्या? आज जो हमारा जनजातीय समाज है वहाँ आज भी आप देखेंगे तो संपर्क और संवाद का अभाव है। इतने वर्षों बाद भी आप वहाँ पर एकदम से कानून अगर लेकर आते हैं तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या आप उसको लागू कर पाएंगे? इसीलिए 5वीं और 6ठी अनुसूची का विषय आया, इसीलिए पेशा कानून आया। जैसे अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में पेशा कानून लागू हुआ। ये क्या है पेशा कानून? पेशा कानून जो जहाँ जनजातीय आबादी अधिक है ऐसे क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को कुछ निर्णय करने के अधिकार देती, ताकि जनजातियों के जो परंपरा से चले आ रहे रोजगार हैं, उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है वह बाधित ना हो और उनकी परंपराओं का संरक्षण होता रहे। तो ये अब ये विरोधाभासी बात नहीं है कि एक तरफ तो पेशा कानून बना के आप उनकी परंपराओं का संरक्षण कर रहे हैं और अगर किसी समुदाय की परंपरा है कि हम एक से ज़्यादा पत्नी रखें तो आप कह रहे हैं नहीं ये गैर कानूनी। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। घर में 4-5 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर स्वास्थ्य में कमज़ोर है तो उसके स्वस्थ होने तक अगर उसकी विशेष देखभाल की जाती है तो यह दूसरे बच्चों के साथ अन्याय नहीं होता। घर में कोई सदस्य अगर वृद्ध हो जाता है या बहुत छोटा बच्चा है तो उसकी ज़्यादा केयर की जाती है, यह अन्याय नहीं है। और जनजातीय क्षेत्रों को जिन्होंने भी थोड़ा निकट से देखा है वो इस बात को जानते हैं। इसीलिए संरक्षण एक बात है, वहाँ संरक्षण की आवश्यकता है और यहाँ पर भी पॉलीगैमी के नाम पर या जैसे 3 तलाक या हलाला जैसे विषय आए, यहाँ पर उन महिलाओं को भी संरक्षण की आवश्यकता है। आनंद जी, आप अगर इस पूरे पैटर्न को देखें और इस आर्गुमेंट को देखें, आप देखिए वो कहते हैं कि अगर एसटी समाज को इससे बाहर रखा है तो बाकी को भी बाहर कर दो और अगर इनको लेके आ रहे हो तो सबको लेकर आओ। तो हम पूछेंगे तो क्या आप पॉलीगैमी का सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम पॉलीगैमी का सपोर्ट नहीं करते। तो फिर इसका रास्ता क्या है? तो रास्ता कोई नहीं है। और अभी जब पॉलीगैमी का मामला आ रहा है कि एक महिला के होते एक पुरुष, एक महिला, 2 महिला, 3 महिला ले आए, बच्चे खूब सारे हो जाएं जिनको वो ठीक से पाल ना पाए, वो बेचारे बच्चे एक नरकीय जीवन में बड़े हों, ना उनको शिक्षा मिले, ना उपचार मिले, ना खान पान मिले ठीक से, मेल न्यूट्रिशन बच्चे हों, वो बच्चों का माइंडसेट समझिए आप कि वो कैसे बड़े होंगे। अगर उसके लिए सरकार कोई कानून ला रही है तो ये पूरे देश में लोगों को बहकाने में लगे हुए। हाँ, तो इसको मानवता के दृष्टिकोण से और मानव अधिकार, मूलभूत अधिकार के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। विडंबना ये है कि इस कानून को जो प्रश्न उठा रहे हैं या जो विवादित करना चाहते हैं वह मूलभूत अधिकारों के नाम पर ही विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सच्चाई नहीं है। एक यूट्यूबर हैं, वो कह रही थी कि इस कानून के आने से पॉलीगैमी को वैधता मिलेगी। यूसीसी में प्रावधान है कि आप एक से ज़्यादा पत्नी रख पाएंगे और महंगाई बहुत ज़्यादा मोदी जी के राज में बढ़ गई है। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। जब उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया तब शायद टमाटर भी महंगे थे। तो अब हिंदू जो है वो एक से ज़्यादा पत्नी रखेगा तो वो बेचारा पिस जाएगा महंगाई में। तो क्या एक से ज़्यादा पत्नी रखने का कानून आ रहा है या एक से ज़्यादा पत्नी नहीं रखने का कानून आ रहा है? हास्यास्पद होते हुए भी ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार के भ्रम समाज में फैलाए जाते हैं और मुंह में जो आता है वह बोल दो, वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं। और आप जब तक इस पर बात करने आएंगे तब तक हम कहीं और निकल चुके होंगे। नहीं, वो उनके तो लाखों फॉलोअर हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। हाँ, क्योंकि ये एक बड़ा इकोसिस्टम है ना।
और वो दिलेरी से ये बात बोल रही हैं, तो क्या कभी ऐसे झूठ फैलाने वालों के ऊपर कभी कोई कार्रवाई की उम्मीद रखें हम? अब ये तो क्योंकि पूरे समाज को भ्रमित किया सरकार जा को सकता है ऐसे सोचना बोल के। चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ऐसे लोग किनारे होंगे। लेकिन हाँ, ये सच बात है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का मामला तो बनता है। आप ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकते हैं, बिना जिम्मेदारी के ऐसी बात करना और समाज में एनार्की फैलाने की कोशिश करना, समाज में एक अव्यवस्था लाने का प्रयास करना, ये वही टिपिकल कल्ट जिसकी हम बात करते हैं कि बस सेटल नहीं होने देना है। अच्छा, हिंदुओं की तरफ से तो विरोध नहीं है इस कहीं बात से का? कोई विरोध नहीं है, अच्छा, विरोध मुसलमानों की तरफ से भी नहीं देखा मैंने। उसे पैदा करने की कोशिश हो रही है। प्रयास ये किए जा रहे हैं कि धीरे धीरे ये कुछ ऐसा माहौल खड़ा हो जाए कि सरकार इस पर पीछे हटने के लिए बाध्य हो जाए। ये प्रयास चालू हो गए। तो प्रशांत जी ये बताएं कि देखिए व्यक्तिगत मामला है बहुत, विवाह, तलाक, पर्सनल मैटर है ना, किसी को किसी के साथ नहीं रहना तो नहीं रहना, और रहना है तो रहना है। और उसमें उनके कई बार धार्मिक ग्रंथ उनको गाइड करते हैं, उनके जो इष्ट देव हैं या उनके जो पैगंबर या उनके गुरु जो हुए, वो उनको एक गाइडलाइन देके हैं। अब सरकार एक उनको बताएगी कि नहीं तुम ऐसा नहीं और ऐसा करो, ये कहाँ तक ठीक है? आप किससे विवाह करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसकी तो बात ही नहीं कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कह रहा है कि एक पति या एक पत्नी के होते हुए दूसरा नहीं हो सकता। किससे करना वो आपका विषय है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये भारत तो विविधताओं का देश है और हमको अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे गर्व है बहुत? हम उस पूरी डाइवर्सिटी को ख़त्म कर देंगे? मतलब इतने तरह से शादियां होती हैं हमारे यहाँ, इतने तरह से अलग अलग परंपराओं पे हम गौरव करते हैं। आप एक कानून सरकार ला रही है और उस कानून के आने से परंपराओं में कहाँ फर्क आ रहा है? विवाह तो लोग जैसे करते थे वैसे ही कर रहे हैं और वैसे ही करेंगे। रीति रिवाजों का पालन उसी तरीके से करेंगे। लेकिन शादी की एक उम्र तय है, वह तय हो जाएगी। आप उसको रिलीजन के नाम पर आप उस चीज़ को की उपेक्षा नहीं कर सकेंगे। अब पर्सनल लॉ बोर्ड अलग अलग जगह उसकी व्याख्या अलग अलग करता है। वो 15 साल की है बच्ची, मुस्लिम है, तो उसकी शादी हो सकती। अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आ रहा है कि भाई वैज्ञानिक तौर पर बच्ची जब विवाह के लिए तैयार होती है बायोलॉजी के हिसाब से, उसी समय उसका विवाह होना चाहिए। इसमें ये किसी की व्यक्तिगत ना स्वतंत्रता के ऊपर बात आ रही है, ना रुचि के ऊपर बात आ रही है। बात वैज्ञानिकता के ऊपर है और बात अधिकारों पर है। ये जो सारी बातें कर रहे हैं, उस बच्ची के अधिकार का क्या, जो माइनर है और जो अपने अधिकार के लिए लड़ने की स्थिति में नहीं है। और सच्चाई तो यही है ना कि कोई भी अकेला व्यक्ति अपने अधिकार के लिए लड़ने में सक्षम नहीं होता। समाज तो मिलकर उसको ताकत देता है ना। आज एक व्यक्ति के साथ सड़क पर राह चलते कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई अपराध हो जाता है, तो समाज ही तो आगे आता है ना उसके लिए। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, 4 लोग मदद के लिए आगे आते हैं। तो अधिकारों की रक्षा तो परस्पर ही होती है, तो किसी को अकेले कैसे छोड़ा जा सकता है? तो ये पूरा जो कानून आ रहा है, आपका कहना है कि इसमें महिलाओं की और बच्चों की अधिकारों की सुरक्षा होगी? निश्चित रूप से। आप अगर बेसिक कंसेप्ट को देखें सारी दुनिया में, तो विवाह व्यवस्था बच्चों के कारण ही तो है। परिवार किसको प्रोटेक्शन देता है? तो सबसे पहला अगर उसमें कोई उसका लाभ किसी को मिलता है या संरक्षण मिलता है, तो वह बच्चे होते हैं। और परिवार के बिना आप बच्चों की कैसे कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि हम मानव हैं ना। हमें केवल किसी तरह का सर्वाइवल भर चाहिए, जैसे अन्य जीव जंतु रहते हैं वैसा तो नहीं है। तो यहाँ एक पूरी एक प्रक्रिया है, पालन पोषण में समय लगता है, बहुत सारे इमोशनल और वैचारिक आयाम होते हैं हमारे। तो इन सब को देखते हुए परिवार उसकी रक्षा करता है। कांग्रेस के एक बहुत बड़े वकील का पॉडकास्ट में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि शादी की परंपराएं बदलने वाली है सरकार। नहीं तो परंपरा से उनका आशय क्या है? क्या वो पॉलीगैमी को शादी की परंपरा मानते हैं? मैं अगर वह रीति रिवाज के संदर्भ में कह रहे हैं, मान्यताओं के संदर्भ में कह रहे हैं, तो वह यथावत रहेगा।
मतलब आपका कहना है कि आप बारात जैसे निकाल रहे वैसे ही निकालेंगे, आपको सरकार मेहंदी और हल्दी लगाने से नहीं रोकेगी, आप पगड़ी पहनना चाहें, शेरवानी पहनना चाहें, उससे कोई आपत्ति नहीं है सरकार को। बस सरकार ये केवल ये कहना है कि वो पिछली हल्दी का हिसाब अगर पूरा है तो अगले लगाओ, नहीं तो फिर रुको। मतलब पिछली हल्दी यानी आप अगर एक विवाह कर चुके हैं तो उस विवाह के रहते आप दूसरा विवाह नहीं कर पाएंगे सकते। और अगर पहला विवाह किया है तो आपने कानूनी तौर पे उससे तलाक लिया होना चाहिए। हाँ। अब अगर आप तलाक लेते हैं तो उसमें भरण पोषण शब्द भी जुड़ा हुआ है इसमें, तो भरण पोषण को भी इसके दायरे में लाया जा रहा है। वह तो इसका मुख्य विषय है। और ये सारे विषय उठे क्यों हैं? हिंदू समाज में संविधान लागू होने के बाद और जब हिंदू कोड बिल लाया गया तो हिंदू समाज को भी भरण पोषण के लिए जो नियम बनाए गए हिंदू समाज ने उसका पालन किया। लेकिन हमने वह दौर देखा है जब एक बूढ़ी महिला शाहबानो उसको वृद्धावस्था में पति छोड़ देता है, जो अच्छा खासा पैसे वाला व्यक्ति है, और वह उसको बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ता है और गुजारा भत्ता देने से मना करता है। अब उसका एक्सक्यूज़ क्या है कि मेरे मज़हब में ये नहीं है, मैं नहीं करूँगा। मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट कहता है कि नहीं आपको देना पड़ेगा। कोर्ट फैसला किस आधार पे करता है? उस महिला के संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकार है। और तत्कालीन जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, वो कानून लाके और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देती है। तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इस देश में मूलभूत अधिकार एज ए इंसान, ह्यूमन बीइंग, उसको प्राथमिकता हम देंगे कि हमारे सदियों पुराने चले आ रहे धार्मिक रीति रिवाजों को हम प्राथमिकता देंगे? नहीं, मूलभूत अधिकार ही भाई, संविधान ही सर्वोपरि है ना। जहाँ तक कानून की बात आती है वहाँ संविधान सर्वोपरि है। संविधान ने मूलभूत अधिकारों को सबसे ऊपर रखा है। लेकिन यहाँ पर भ्रम फैलाने के लिए भी इसी बात का उपयोग किया जा रहा है। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने मजहबी परंपरा के कारण एक से ज़्यादा विवाह करना चाहता है, यह इसका मूलभूत अधिकार है। लेकिन उसके इस मूलभूत अधिकार की आड़ में जो महिला पीसी जा रही है, जो बच्चे पीसे जा रहे हैं, उनके मूलभूत अधिकार पर वो चुप है। मतलब आपका कहना है कि मजहब में पुरुषों के मूलभूत अधिकार की बात हो रही है, मजहब के नाम पर वो ये कर रहे हैं ना। चलिए हम किसी मजहब पर नहीं जाते, सवाल ये है कि मूलभूत एक व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी करना चाहता है, या शादी के बाद वह उस महिला को कुछ पैसे देना चाहता है, या उसका मूलभूत अधिकार है, या वह महिला या बच्चे जिनके साथ अन्याय हो रहा है जो इस चीज़ को भुगत रहे हैं, मूलभूत अधिकार का हनन किसका है? तो मजहब का मतलब ये नहीं कि हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है इस देश का। कानून तो सबके लिए बन रहा है ना। तो कानून सबके लिए बन रहा है तो अच्छा, मैं यहाँ पे दर्शकों को एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ आपराधिक कानून सबके ऊपर एक जैसे हैं। ये भी बहुत मज़ेदार बात है। लेकिन हम किसी पर्सनल लॉ अलग अलग हैं, हिंदू पर्सनल लॉ अलग हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग हैं। तो ऐसा क्यों है कि आपराधिक कानून और सिविल कानून में इतना फ़र्क क्यों है? यही मज़ेदार बात है कि जो नारे लगा रहे हैं जो लोग, और उनको भड़काने वाले जो भड़का रहे हैं कि हम शरीयत में, जैसे मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए अभी शुरू हो गए हैं लोगों के भाषण, और उसमें वो बोल रहे हैं कि हम शरीयत में किसी प्रकार का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो शरीयत में तो क्रिमिनल लॉ भी अलग है। चोरी करने पर हाथ काटने की सजा है, किसी अन्य अपराध पर पत्थर मार मार कर मार देने की सजा है। तो क्या इन सब चीज़ों को भी मांगेंगे? और जब वो क्रिमिनल लॉ आपने स्वीकार नहीं किया, शरीयत का क्रिमिनल लॉ आपने स्वीकार नहीं किया, तब जब मजहब पर आंच नहीं आई तो अब क्यों आएगी? एक मुस्लिम 4 विवाह कर सकता है, ठीक है। एक मुस्लिम को 4 विवाह करना ही है,
ऐसा है क्या? 4 कर सकता है। ठीक है, हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश का कानून कहता है कि नहीं, ये नहीं करना है। कानून ये तो नहीं कह रहा है कि आपको नमाज नहीं पढ़ना है, या जो 5 फर्ज मुसलमानों के कहे गए हैं, उसमें रोज़ा है, उसमें नमाज है, उसमें ज़कात है, हज है और शहादा है, मतलब फेथ के अपने डिक्लेरेशन है। ये 5 फ़र्ज़ हैं। इसमें 4 निकाह करना कहाँ आता है? इवन निकाह करना भी फ़र्ज़ नहीं है, एक निकाह करना भी फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, और मेरे ख्याल से हर मुस्लिम व्यक्ति 4 ज़्यादातर निकाह आप नहीं करता कर है। रहे नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, ज़्यादातर मुस्लिम आपको मिलेंगे एक ही विवाह करते हैं, और वो खुद इस पक्ष में भी हैं, आपको वो भी मिलेंगे। ये तो एक बार फिर कोशिश की जा रही है मुसलमानों को भड़काने की। तो ये तो इल्ज़ाम दरअसल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के ऊपर है। ये इल्ज़ाम तो उल्टा लगा रहे हैं आप कि वामपंथी भड़का रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव चूंकि हार रही है, इसलिए वो हिंदुओं को भड़का रही है। कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से एक अराजकता पैदा हो जाए, जो कम्युनिस्ट विचारधारा का जो हमेशा मूल सिद्धांत रहा है, जो उनका मूल ऑब्जेक्टिव है, उसकी तरफ लाने के अलावा और कोई काम नहीं करते। आप उनसे पूछिए तो कि भाई आप इसका हल क्या बता रहे हैं, तो वो बोलेंगे कोई हल नहीं है। उनका हल ये है कि भाई अभी तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा ना मिले, यही हल है इसका। अच्छा, चलिए उनसे अगर ये पूछा जाए, मान लीजिए कि सरकार बोलती कि ठीक है हम चुनाव के बाद इसको लेके आएंगे, तब क्या आप इसका सपोर्ट करेंगे? तब कुछ नई बात ढूंढ लेंगे वो, क्योंकि आज पूछा जाना चाहिए कि ठीक है आप चुनाव के बारे में कह रहे हैं, जैसे बार बार विषय आता है, राम मंदिर के लिए जब बात चलती थी तो कहते थे वहाँ अस्पताल बना देना चाहिए। पूरे देश में वही एक ज़मीन, वही एक प्लॉट रह गया जहाँ अस्पताल बना देना चाहिए, जहाँ स्कूल खोल देना चाहिए, और वहाँ पर वही सेकुलर था। आपको हिंदुओं की भावना से कोई मतलब नहीं था, तब ये सलाह दी जाती थी। अब आज कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है तो होने दीजिए, और इसको रिलीजन के बेस पर आप किनारे कर दीजिए। यहाँ पर रिलीजन और एग्जैक्टली रिलीजन भी नहीं है भाई। हमने बात की ना 5 फर्ज पे, तो कहीं बात नहीं आ रही ना, तो रिलीजन भी नहीं है, लेकिन उनका तर्क ये है कि अब यहाँ रिलीजन को ऊपर रखिए और संविधान को किनारे कर दीजिए। इस कानून के आने से गोलवलकर जी के विचार को भी इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि गोलवलकर जी भी जो है वो यूसीसी के विरोध में थे, आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक जी। गोलवलकर। क्या ऐसा कुछ था गोलवलकर जी के बारे में? नहीं, वो पता नहीं कहाँ से ये बात लाए हैं। हिंदू समाज में संविधान लागू होने के बाद और जब हिंदू कोड बिल लाया गया, उस समय जो इतिहास है, तो एक चर्चा ये ज़रूर उठी थी कि हजारों साल से समाज में जो परंपरा है और हिंदू समाज में इतनी विविधता है, तो आप जो भी परिवर्तन ला रहे हैं उसको लेकर एक बार चर्चा कर लीजिए। अब आज जैसी स्थिति तब नहीं थी, तब सब कुछ नया था। आप सोचिए कि सैकड़ों रियासतें थीं, सब रियासतों के अलग अलग कानून थे। हिंदू समाज में सैकड़ों प्रकार की परंपराएं थीं, बहुविवाह था ही, उत्तराधिकार के अलग अलग नियम थे, और शिक्षा बहुत कम थी समाज में, संचार के साधन बहुत कम थे। नया शासन व्यवस्था क्या होती है, पुलिस क्या होती है, डीएम क्या होता है, तहसीलदार पटवारी क्या होता है, लोग यह भी नहीं समझते थे जिस समय। उस समय जब आप कोई कानून ला रहे हैं तो थोड़ा ज़रा लोगों के बीच में एक पहले उसका वातावरण बनाए, ये कहा था। इसके विरोध करने वाले लोग नहीं थे, कम से कम आरएसएस ने इस प्रकार की बात नहीं की थी, लोगों के अपने इश्यूज थे। आज जैसा है कि इतने साल हो गए, अब तो हमारे नई व्यवस्था जो है वो भी हम कह सकते हैं कि मैच्योर हो चुकी है, शासन प्रशासन सब लोग समझते हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी अनेक दशकों से बहस हो रही है। अपनी बात रखने के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, साक्षरता की दर है। आज जैसी परिस्थिति तब नहीं थी।
इसलिए तब वह परिस्थिति थी और आज इसको एक्सक्यूज नहीं बनाया जा सकता कि अब भी इसका समय नहीं है। ये दोनों बातें समझने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से हो सकता है बहुत सारी जो परंपराएं हैं वो जैन में अलग होंगी, पारसियों में अलग होंगी। आप दर्शकों को जरा ये भी बता दीजिए कि ये अल्पसंख्यक समुदाय जो है, अल्पसंख्यक, उसमें कौन कौन से समुदाय आते हैं? मतलब केवल मुसलमान आते हैं क्या अल्पसंख्यक में? देखिए, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द ज़रूर है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है ये कहीं परिभाषित नहीं है। अच्छा, अल्पसंख्यक मतलब होता क्या है हिंदी में? जिसकी कम संख्या है। जिनकी कम संख्या है। अब दुनिया में अल्पसंख्यक के लिए जो पैमाने हैं, हमारे यहाँ तो उसके हिसाब से बात ही नहीं होती। दुनिया में जो जिनकी आबादी 1%, 1.5% इसके आसपास होती है, उनको कहा जाता है कि अल्पसंख्यक है। अच्छा, और वह भी रिलीजन के आधार पे कहीं नहीं माना जाता। ये हमारे देश में हो रहा है। रिलीजन के आधार पे अल्पसंख्यक? रिलीजन के आधार पे अल्पसंख्यक, और जो आबादी का इतना बड़ा हिस्सा है भारत का मुसलमान, और भारत का मुसलमान डीएनए से कोई अलग नहीं है ना, तो एक अलग नस्ल भी नहीं है, उसका भी वही रक्त है। हिंदू और मुसलमान के डीएनए में कोई अंतर नहीं। तो ये अल्पसंख्यक शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी? और वास्तविक अल्पसंख्यक अपने देश में जो है वह पारसी हैं, यहूदी हैं। उनका कभी कोई इशू नहीं बनता। वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि वह वोट बैंक नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा वोटों के गणित के कारण ये सारी बातें उठती हैं। थोड़ा सा भी आप जब इन सारे आंकड़ों को देखते हैं तो आपको ध्यान में आ जाता है। और एक बात और मैंने जो पढ़ी वो ये कि यूसीसी लागू करने के लिए जो संविधान में व्यवस्था है वो ये है कि राज्य इसको लागू करेंगे, ना कि केंद्र सरकार। अब प्रशांत जी, आजकल हम सुनते रहते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्म के आधार पर ही चले सही मान लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डेफिनेशन संख्या की उस तरह से देखी जाती है। किसी राज्य में जैसे कश्मीर की बात करें तो क्या वहाँ भी मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं? इसको लेकर कोर्ट में मामले लंबित हैं कि पहली बात है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है, और दूसरा कि मुसलमान जबलपुर ज़िले में चलिए आप अल्पसंख्यक मान लेते हैं, या भोपाल में या मुंबई में अल्पसंख्यक मान लेते हैं, पर क्या कश्मीर में, अनंतनाग में और श्रीनगर में भी अल्पसंख्यक मानेंगे? तो जब क्या हिंदू मणिपुर और नागालैंड के सब जिलों में भी बहुसंख्यक बना रहेगा? ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर विचार करने की आवश्यकता है, और जिन्होंने डिवाइड करने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो ये भी समझना होगा कि जब राज्य को यूसीसी लागू करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और किसी राज्य में कोई समुदाय बहुसंख्यक है, कोई अल्पसंख्यक है, हम तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में बात करते हैं जिसको समझने की दोबारा ज़रूरत है कि कहाँ संख्या या डेमोग्राफी में चेंज आ गया आज़ादी के इतने सालों के बाद। लेकिन वहाँ पे एक सिविल कानून में यूनिफॉर्मिटी लाने की बात चल रही है। सिविल कानून में भी केवल इन 5 विषयों पे एक यूनिफॉर्मिटी लाने की बात चल रही है, और सभी में है। और इसमें भी यूनिफॉर्मिटी लाने की बात जो चल रही है उसके पीछे मोदी जी की नीयत क्या है, उसकी इसको लाने की ज़रूरत क्या है, और उनकी इच्छा क्या है? क्या वो चुनाव जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं? देखिए, नीयत तो व्यक्ति खुद ही जान सकता है। मोदी जी ही बता सकते हैं उनकी नीयत क्या है। और मैं ये कहता हूँ कि चलिए उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं मेरी नीयत ऐसी है, तो आप क्या प्रमाण मानेंगे? मैं कहता हूँ कि संविधान निर्माताओं की नीयत पे प्रश्न करिए ना। जब संविधान में ये लिखा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए आने वाली सरकारें, आने वाली जनरेशन प्रयास करेंगी, तो उनकी नीयत क्या थी? नहीं, पर उसमें एक शब्द लिखा गया है एट एप्रोप्रिएट टाइम। तो एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा? वो अभी आ गया, ये कौन तय करेगा? तो वो तो कभी नहीं आएगा। आप किसी भी परिवर्तन को लाते हैं
हिंदू समाज के लिए ये उसी समय आ गया था, और जब हम हिंदू समाज बोलते हैं तो वो हिंदू कोड बिल के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध सभी शामिल हैं। 56 के आसपास आया। 56 के आसपास, क्योंकि वो 2-3 अमेंडमेंट हुए हैं एक के बाद एक। ओके। उसमें उत्तराधिकार का भी आया है, विवाह इत्यादि का भी आया है। तो 1956-57 आते आते वह फाइनल हुआ। तो 56 आते आते जब हिंदू कोड बिल आया तो क्या उसमें बड़े कठोर निर्णय लिए गए? उसमें सीधे निर्णय लिए गए थे और समाज ने उनको माना। तो हिंदू समाज में, जब इस देश में इतना बड़ा हिंदू समाज है और हिंदू कोड बिल के अंतर्गत तो जैन, बौद्ध, सिख सभी को लिया गया है ना, इन सब के लिए कानून बना। और इतनी विशाल संख्या, इतनी विविधता उस जमाने में, उतने कम साधनों में, उतने कम शिक्षा का प्रचार प्रसार के समय में मान्यता उसको मिल गई। उस समय भी विरोध तो हुआ होगा? विरोध हुआ, लेकिन तब भी लागू करने वालों ने लागू किया और समाज ने माना उसको ना। तो विरोध अभी भी होगा? तो बिल्कुल, जब उसका समय उस समय आ गया तो ये समय फिर और कब आएगा? कब तक इसको एक सांप्रदायिक प्रश्न बनाकर रखा जाएगा? सवाल ये। मतलब आपका कहना है कि जब भी हम सामाजिक सुधारों की बात करेंगे तो एक विरोध तो होगा, हाँ, लेकिन उस डर से हम उसको लागू ही ना करें तो जो पीड़ित वर्ग है वो तो हमेशा पीड़ित ही रहेगा। महिलाओं को न्याय देना, बच्चों को उनके अधिकार दिलाना, यह इस कानून का केंद्रीय विषय है। इस पर बात होना चाहिए। जानबूझकर इससे बचा जा रहा है। मतलब आपकी बात को समझें तो ये जो देश का संविधान है, ये संविधान केवल पुरुषों के लिए नहीं है। इस देश का संविधान हर नागरिक के लिए है। तो हर नागरिक में महिला भी आती है, पुरुष भी आता है, बच्चे भी आते हैं। वो पितृसत्तात्मक समाज को लेकर जो हल्ला करते हैं, जिसको आजकल अंग्रेजी में वो पेट्रियार्की कहते हैं। ओके। आज वही लोग इससे उल्टी बात कर रहे हैं। जो लोग पेट्रियार्की के विरोध में खड़े होते हैं वो वही वामपंथी, हाँ, सो कॉल्ड पेट्रियार्की के विरोध में हाँ, खड़े। और जो फेमिनिस्ट, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं, जो विमेन पावर की बात करते हैं, वो आजकल पॉलीगैमी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। बड़ी विडंबना देख रहा हूं मैं इंटरनेट पे। घुमा फिरा कर बात की जा रही है। मुख्य मुद्दे पर किसी तरीके से हाँ, ना आने पाए चर्चा, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। मुख्य मुद्दा है महिला, बच्चे और उनका मूलभूत अधिकार। प्रशांत जी, अभी क्या हुआ कि सबसे पहले उत्तराखंड में इस का एक कानून लागू हो रहा है यूसीसी का, जैसा कि हम ने सुना था कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या जितने बीजेपी शासित कुछ राज्य हैं उनमें ये पहले आएगा। जैसा ट्रेंड चल रहा है कि भाई अगर मोदी जी ने बोला है तो नॉन बीजेपी स्टेट तो पहले ही इग्नोर कर रहे हैं। उसमें अब अलग अलग तरह के जो पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं, एक तो उस पर हम बात कर लेते हैं, और दूसरा उत्तराखंड में जो एक विवाद हो रहा है वो दो चीज़ों पे हो रहा है। एक हो रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो प्रावधान आए हैं उसको लेके बहुत ऑब्जेक्शन है। दूसरा, जो LGBTQ कम्युनिटी को उसमें से बाहर रखा गया है, तो क्यों बाहर रखा गया है? तो पहले तो लिव इन रिलेशनशिप पे बता दें कि मतलब एक बहुत वैलिड ऑब्जेक्शन आया है कि सरकार अब हमारे बेडरूम तक आ रही है और हमको पूछ रही कि भाई किसके साथ रह रहे हो। हमारी मर्जी, हम किसी के भी साथ रहें। नहीं तो आप किसके साथ रह रहे हैं ये तो अभी भी आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। बात केवल यह है कि एक रजिस्ट्रेशन हो जाए जिसमें महिला की सुरक्षा हो जाए, इतना ही तो है। भाई जो लिव इन रिलेशनशिप में है उनको ये तो नहीं कहा कि आप नहीं रह सकते, लेकिन आप उसकी सूचना दीजिए। ओके। देखिए, परंपरा से जो विवाह प्रथा चली आ रही है, तो एक समाज के सामने विवाह होता है, उसमें कुटुंब, परिवार वो इन्वॉल्व होते हैं, एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, और जिनका विवाह हुआ है उनके ऊपर भी एक सामाजिक दबाव रहता है कुछ बातों का पालन करने का, एक सुरक्षा मिलती है। अब यहाँ पर जब कोई लोग, लड़का या लड़की, वो लिव इन में रहने लगते हैं और किसी को कोई जानकारी नहीं है, ऐसे में अगर उनके साथ कोई घटना घटती है,
कोई अपराध होता है, तो फिर उनको सुरक्षा और न्याय कैसे मिलेगा? चीज़ें कैसे तय होंगी? कोई डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना। तो इसके लिए ये एक पहल की गई है जो कि स्वागत योग्य है। उसमें भी उन्होंने कुछ और किया है कि जैसे अगर दोनों में से किसी की भी उम्र 21 वर्ष से कम है, तो आपको फिर अपने माँ बाप की भी सहमति उसमें लगेगी और आपको बताना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक डॉक्यूमेंटेशन का ही तो प्रयास हो रहा है। तो उसमें आरोप ये है कि मतलब आप लिव इन रिलेशनशिप को भी शादी के जैसे कर रहे हैं कानूनी तौर पे। नहीं, कानून के तौर पर कैसे होगा? कानून में शादी की एक व्याख्या है और उसके बाद के कुछ दायित्व हैं कि अगर आपने विवाह किया है, फिर विवाह विच्छेद होगा, तलाक होगा इत्यादि, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। उसको लेके संपत्ति, उत्तरदायित्व, ये सारी बातें जुड़ती है। लिव इन रिलेशनशिप में वो अलग ढंग से देखा जाता है। पर लिव इन रिलेशनशिप में भी मान लीजिए कि एक बच्चा अगर इस दुनिया में आता है तो उसको तो लेजिटिमेट किया है, उसको तो मान्यता दी है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। उसके बच्चे के राइट्स बनते हैं, उसके पूरे राइट्स बनते हैं। और भारत में यह सनातन परंपरा है, ये तो भारत की परंपरा के अनुरूप है। आप तो सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं। एक हमारे वामपंथी भाई तो ये कह रहे थे कि भैया सनातन परंपरा में तो गंधर्व विवाह होता था, तो वहाँ तो कोई रजिस्ट्रेशन होता नहीं था। गंधर्व विवाह को वह समाज मान्यता देता था। और फिर उदाहरण भी तो है ना, दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ और बाद में वह अंगूठी खो गई इत्यादि, और फिर उसको काफ़ी कष्ट उठाने पड़े। तो गंधर्व विवाह होता था, सब प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन सामाजिक सुरक्षा थी। आज भी नई परिस्थितियों में उसी सामाजिक सुरक्षा को देने की बात हो रही है। सामाजिक सुरक्षा यानी कि एक लड़का और एक लड़की बिना विवाह किए अगर साथ में रह रहे हैं, अगर सरल शब्दों में समझा जाए, और अचानक से दोनों का मन बदलता है और वो अलग होते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर उस बीच में कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो फिर उस लड़की की अथवा लड़के की भी सुरक्षा कानूनी रूप से हो सके, बिल्कुल, उसके लिए पूर्व सूचना होनी चाहिए। अच्छा, और कुछ सूचना देने में क्या बुराई है? मतलब वही देखिए, लिव इन रिलेशनशिप का तो मजा उनके हिसाब से यही है कि भाई बगैर सूचना दिए रह रहे थे, क्योंकि उसमें ये कहा गया कि जबलपुर में एक लड़का लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है एक लड़की के साथ, और कटनी में भी रह रहा है और नागपुर में भी रह रहा है। अब सूचना देगा तो पकड़ा नहीं जाएगा वो। हाँ, आज के ज़माने में जब एक क्लिक पे सारा डेटा व्यक्ति का निकल आता है। हाँ, अब तो आधार कार्ड जमा करा लोगे तो वो बेचारा फिर। हाँ, तो जो इस प्रकार के खेल कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके लिए समस्या है, उनके लिए चिंता हो रही होगी कुछ लोगों को। और दूसरा वो ये भी कि LGBTQ जो कम्युनिटी है, वो अगर किसी बच्चे को गोद लेते हैं, उनको इससे बाहर रखा गया है, तो गोद लेने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गोद लेने में तो कोई समस्या है ही नहीं। अगर कोई वसीयत वो करते हैं तो गोद लिए गए बच्चे को वो स्वाभाविक रूप से मिल जाती। अच्छा, LGBTQ विवाह अपने यहाँ कानूनी रूप से मान्य है क्या? नहीं, उसी को लेकर तो सारा अभी बात चल रही थी ना। अभी बीच में कोई एक मुद्दा उठा भी था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था जी। हाँ। तो अभी वो अंडर कंसिडरेशन है जी, इसलिए अभी सरकार उस पर कोई कानून नहीं ला रही है। और वह कोई बड़ा मुख्य विषय भी अभी ऐसा नहीं है। समाज के सामने दूसरे बहुत सारे विषय हैं, समय के साथ कुछ चीज़ों के हल अपने आप निकलते हैं। अच्छा, आपकी बीच में जो हमने हिंदू कोड बिल की बात करी, तो मेरे को एक बात समझ में आई, मैं दर्शकों से भी बता दूं कि ये सामाजिक बदलाव जब होते हैं तो ये ऐसा नहीं होता कि एक कानून आ गया और वो पत्थर की लकीर हो गया और अब उसमें कोई बात नहीं होगी। हाँ, ये इवॉल्व होते हैं विथ टाइम, विथ ईयर्स। बिल्कुल। तो ये एक बार आ जाए, इसको समाज अनुभव कर ले, इसमें सुझाव आ जाए, हो सकता है कि कुछ सालों बाद उसमें कुछ बदलाव की जरूरत पड़े। ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पर इसको वामपंथियों ने ऐसा सिर पे उठा लिया है कि जैसे मतलब कल दुनिया खत्म होने वाली है। उनको केवल एक काम करना है कि किसी प्रकार से ये सारी चीज़ों को लेकर माहौल खराब हो जाए। तो मेरे ख्याल से हमने आज ये समझा कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है,
ये आ जाएं और इसमें महिलाओं के और बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता है, क्योंकि चाहे वो हिंदू महिला हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो या कोई भी हो, महिला महिला है, वो एक नागरिक है भारत की, बच्चा भी एक नागरिक है और उनके अधिकार हैं। आप और यह मूलभूत अधिकारों का मामला है। आप अपनी परंपरा और अपने धर्म और अपने रीति रिवाजों के नाम पे उनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। आज के समय में नहीं कर सकते, पहले करते रहे होंगे या उस समय का दौर रहा होगा। अब हम 2024 में हैं, तो उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी संविधान की है और हमारे संविधान के निर्माताओं ने कुछ सोच के ही ये प्रावधान रखा था कि उचित समय आने पे इस पे विचार किया जाए। तो सरकार विचार कर रही है। तो दूसरी बात ये निकल के आई है कि ये मोदी जी का और संघ का और बीजेपी का कोई एकदम से दिमाग में चुनाव जीतने के लिए आया हुआ आइडिया नहीं है। ये संविधान में दिया हुआ एक प्रावधान है जिसको शायद भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव के इसमें एजेंडे में इसको लिया था। घोषणा पत्र में था। घोषणा पत्र पहली में बात था। यह है कि एक चुनी गई सरकार अपने घोषणा पत्र पर आगे बढ़ रही है। तो अब आप इसको चुनाव से जोड़ें या किसी से भी जोड़ें, पर वह कर तो संविधान के अंतर्गत रहे। अच्छा, वो घोषणा पत्र को भी वो वामपंथी ऐसे गिनाते हैं जैसे मतलब आप एक जैसे कोई एक अपराध की लिस्ट होती है ना, कि देखिए इन्होंने राम मंदिर भी बना दिया, इन्होंने 370 भी हटा दिया, अब ये यूसीसी भी, मतलब वो ऐसे गिनाते ऐसे हैं जैसे आप कोई एक अपराध करने निकले हो कि आपके 4 अपराध गिना दिए, अब आपका 5वां अपराध है। वो उन लोगों के साथ भी एक बड़ी विडंबना हो गई है। पहले वो कहते थे कि मंदिर बना के तो दिखाओ, हाँ। फिर वहाँ मंदिर बन गया, फिर उन्होंने कहा 370 हटा के दिखाओ। तो वो सारी चीज़ें होती जा रही, मुझे लगता है वो इनको चुनौती देना बंद कर देंगे। अब उनको डर है कि यूसीसी के बाद क्या एजेंडा है। मोदी जी ने तो बोल दिया मैं बहुत कड़े फैसले लूंगा, उस दिन संसद में खड़े होकर बोल रहे थे अगले सत्र में। तो अब उनको डर ये कि भैया अब ये क्या करने वाले। तो आप लोगों को ये पूरी चर्चा कैसी लगी और यूसीसी के बारे में आपके विचार क्या हैं, ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और हमारे पुराने वीडियोस का भी हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आशा है कि आगे भी मिलता रहेगा और हम इस तरह के समसामयिक कंटेम्प्रेरी विषय को लेके आपके बीच में आगे भी रिकॉर्ड करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम।